जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह संत कबीरनगर जिले में भी जाएंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। रात्रि विश्राम गोरखपुर में ही करेंगी और खास तौर से कल सुबह गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर 2024 के लिए रणनीति बनाएंगी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। खास तौर से बैठक को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। महासंपर्क अभियान के बाद काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि यूपी का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर महासंपर्क अभियान की सफलता के बाद अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब मिशन 2024 के लिए नई रणनीति के साथ साथ नई टीम के साथ नजर आएगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। माना जाए कि प्रदेश को नया प्रभारी मिलेगा, साथ ही साथ मोर्चों में भी बदलाव को देखा जा सकता है कि मोर्चों में भी बदलाव हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कई जिला अध्यक्षों के भी कार्यकाल में बदलाव किया सकता है। साथ ही साथ कई मोर्चों के साथ साथ नए प्रभारी के साथ नई टीम के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के लिए लड़ती नजर आएगी। पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 80 में 80 जीतने का दावा किया है। अब उसके साथ देखना होगा कि किससे किससे सरकार, संघ और संगठन तीनों में जिससे किसी बदलाव होने वाले हैं जून के बाद। उसके बाद ताकि कि 6 महीने की जो रणनीति हुई कितनी कारगर होगी, क्या नई रणनीति के साथ नई टीम के साथ उत्तर प्रदेश में संपूर्ण कमल की जो जिम्मेदारी दी गई है, जो वादा किया गया है, वो पूरा करते नजर आएगी। ये आने वाला वक्त। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आस्था और धर्म से बड़ा मुद्दा जाति माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारियों में अब पूरी तरीके से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में हराने के लिए अब समाजवादी पार्टी अपने आप को बूथ स्तर पर पहली बार मजबूत करने में जुटी हुई है और जमीनी स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो राम मंदिर की पॉलिटिक्स है उसको उसकी काट के रूप में अब समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को गांव-गांव में जाकर चर्चा करना अब शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है कि अब सपा जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर तमाम मुद्दे ढूंढ रही है। इसी क्रम में अब जो है समाजवादी पार्टी मायावती का जो दलित कार्ड है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करते हुए अम्बेडकर वाहिनी उन्होंने बनाया। अम्बेडकर वाहिनी को अभियान को लेकर अलग से वो चर्चा चल रही है। वहीं आपको बता दें MY का ठप्पा हटाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लोक जागरण यात्रा के जरिए वो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो है समाजवादी पार्टी सभी वर्ग का साथ लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई में तेजी ला रही है। लगातार कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने इस दौरान पूछताछ किया था। दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के गोंडा स्थित आवास तक गई थी। उनके करीबियों, उनके सहयोगियों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। इसके अलावा जो पहलवान हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे भी सबूत मांगे गए हैं कि आखिर जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं, आखिर पहलवानों के पास, जिन पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उनके पास क्या डिजिटल गैजेट मौजूद है, क्या डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं, वो दिल्ली पुलिस को मुहैया कराएं। चूँकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर ही दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जो चार्जशीट है इस मामले की वो कहीं ना कहीं दाखिल कर सकती है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर भी दिल्ली पुलिस गई थी। अब तक इस मामले में करीब 208 से ज़्यादा लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। चूँकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ करीब 6 घंटे तक हाल ही में बैठक की थी और इस दौरान पहलवानों ने कहा था कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले में पहलवानों को आश्वासन भी दिया था। पहलवानों ने कहा था कि हम 15 जून तक किसी भी तरीके से प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि लगातार पहलवान भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लगातार बैठ के। दुधवा नेशनल पार्क में 3 बाघों की अलग अलग समय पर मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन मौके पर जाकर जांच कर रहे थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हटा दिया था और आज फिर से कार्रवाई हुई है, जब वहां के फील्ड ऑफिसर और फील्ड निदेशक को हटा दिया गया है। उसके अलावा एक DFO को भी हटाया गया है। 3 रेंजर्स पर भी कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि बाघों को संरक्षित किया जाए और उनके संरक्षण की दिशा में जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार कहीं न कहीं दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत पर कार्रवाई जारी है।
दुधवा नेशनल पार्क में 3 बाघों की अलग अलग समय पर मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन मौके पर जाकर जांच कर रहे थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हटा दिया था और आज फिर से कार्रवाई हुई है, जब वहां के फील्ड ऑफिसर और फील्ड निदेशक को हटा दिया गया है। उसके अलावा एक डीएफओ को भी हटाया गया है। 3 रेंजर्स पर भी कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि बाघों को संरक्षित किया जाए और उनके संरक्षण की दिशा में जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार कहीं न कहीं दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत पर कार्रवाई। लखनऊ नगर निगम में बड़े पैमाने पे कर हाउस टैक्स जमा करने को लेकर गड़बड़ी की शिकायतों को लगातार मिल रही हैं। यानी कि इन शिकायतों को लेकर के अधिकारियों ने कहीं न कहीं फाइलों को दबा करके बैठे हुए थे। यानी कि अब उन फाइलों का निर्धारण के लिए महापौर एक बैठक करेंगी। बैठक में साफ तौर पे उन बड़े अधिकारियों की बातें खुलासा होंगी जिन पे लगातार आरोप लगते चले आ रहे हैं। यानी कि शिकायतों का दौर था, जो शिकायतों की लगातार शिकायतें मिलती चली आ रही थी, उन दौर को अब खत्म करने का समय आ चुका है। यानी कि साफ है कि महापौर की इस बैठक में कुछ नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि कर निर्धारण को लेकर के जिस तरीके से लगातार मिल रही शिकायतों को अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं अधिकारियों पर गाज गिरने वाली। राजधानी में एक बार फिर से खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पूरी घटना रहीमाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर आशीष कुमार नामक व्यक्ति ने पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची है। हालांकि आशीष की अगर हम बात करें तो आशीष उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। आशीष ने ये आरोप लगाते हुए फांसी के फंदे पर लटक गया है। अब देखना होगा कि आरोपी पुलिसकर्मियों के ऊपर लखनऊ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और धारा 306 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि लोगों की सुरक्षा करने वाली खाकी अगर लोगों के ऊपर इस तरीके से अनावश्यक दबाव बनाकर मुकदमा लिखेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ और आशीष समाज से निकलकर बाहर। उत्तर प्रदेश में 15 जून को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन होना, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। इस बार परीक्षा कराने का जिम्मा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मिला है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी वो नकल विहीन और पूरी दृढ़ता के साथ होगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई जो बिल्कुल नकल विहीन हुई, उसी की तर्ज पर इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा भी होगी। सभी क्लासेस में इस बार जो है सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा कराई जाएंगे। साथ ही साथ संबंधित अधिकारी जो होंगे वो बाकायदा पूरी तैयारी कर लेंगे। अगर बता दें आपको, जो बीएड परीक्षा होनी इस बार है उसमें 4,73,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जब परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे उस दौरान वहां पर उनकी बायोमेट्रिक होगी, जिससे किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार न होने पाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नकल के कराने के नाम पर तमाम जो नकल माफिया हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से नकल माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश बागपत के अंदर 2 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, बागपत कोतवाली क्षेत्र 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पड़ोसी हत्यारे जुबेर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्रयुक्त चाकू जो हत्या में युक्त किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बिजनौर के शिवालाकला थाने में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे देख लोग हैरान हैं। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के शिवालाकला थाने में एक युवक के 5 महीने से आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी दौरान आज युवती किसी बात को लेकर नाराज होकर प्रेमी के घर पहुंच गई और जैसे ही वो प्रेमी के घर पहुंची तो प्रेमी के युवक परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों को फ़ोन कर अपने घर बुला लिया और वहाँ से प्रेमिका फरार हो गई। इस बात से नाराज प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी के परिजनों से बदसलूकी की, जिससे आहत होकर आज जो प्रेमी था उसके पिता का हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। अब फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि अगर हमने बात की पुलिस से तो पुलिस कुछ अभी फ़िलहाल बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे, उसके बाद ही पत्रकारों को बता पाएंगे कि क्या मुख्य कारण रहा और किस कारण इस युवक की। गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हर साल जो त्रासदी आती है
उसका दर्द केवल यहाँ के जो बाशिंदे हैं वही जानते हैं। इस समय हम मौजूद हैं ऐली परसौली क्षेत्र के उस बाढ़ प्रभावित इलाके में, जहाँ पे संभावित बाढ़ को लेकर के प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है और दावे कर रहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। लेकिन उस समय हम एक नाव पे मौजूद है, ये नाव आप देख सकते हैं। इस पार से लेकर के उस पार, नदी के उस पार एक गांव है, उसी गांव को लेकर के जाया जाता है। ये जो पीपे का पुल है, ये पीपे का पुल उस पार से उस पार के लिए बनाया गया था। लेकिन जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये पीपे का पुल जो है वो हटा दिया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पे उस पार से अपनी रोजगार के तलाश में लोग आते हैं और उस पार जाते हैं। लेकिन नाव है, ये गाँव वालों ने खुद ही अपना पैसा लगा के इकट्ठा करके इन लोगों ने नाव खरीदी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बाढ़ को देखते हुए जो तैयारियों के दावे प्रशासन हर साल करता है कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य अगर संभावित बाढ़ को देखते हुए अगर बंधे पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए तो शायद इस तरीके की जो भयावह स्थिति है उसका सामना लोगों को न करना पड़े। जैसे ही करवट बदलने की स्थिति में आया, मानसून जैसे ही बारिश के मौसम की आने की बात हुई, तो जनपद पीलीभीत में जो पूरनपुर है वहाँ का धनारा घाट पर सावता नदी पर एक पेंटून पुल बना हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन होता है। लेकिन आपको बता दें कि यह पुल 15 जून तक ही रहेगा। उसके बाद 15 जून को शाम को ये पुल हटा दिया जाएगा। ये पेंटून पुल बने होने से क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं रहती हैं, सहूलियत रहती है, यातायात अच्छा होता है। वहीं कई वर्ष पहले पेंटून पुल के पास तक बसें जाती थी और यात्रियों को सुविधा भी होती थी। लेकिन वहीं उनका ये भी कहना है कि समय निर्धारित से पहले पेंटून पुल हटा देने से समस्याएं भी होती हैं, और जैसे ही यह पेंटून पुल हटेगा 15 जून 2023 की शाम 7 बजे को, तो वहां लोगों को समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील आने पर वहां उनको 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि पेंटून पुल हटने से वहाँ का जो यातायात होगा वहाँ नाव के द्वारा लोगों को पार किया जाएगा। लेकिन आज सुविधाएं बहुत ज़्यादा होगी। पेंटून पुल हटने से लगभग 16 ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं, यानी कि 80,000 के आसपास की आबादी प्रभावित होती, जो अपने तहसील पूरनपुर आने में उनको असुविधा होती। कि कहीं ना कहीं पौबारा जरूर है, और जिम्मेदार खाद्य औषधि विभाग और कहीं ना कहीं इन पर लगाम न लग पाना ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। रायबरेली में जो चाउमीन, बताशे या चाट के जो ठेले लगते हैं उन पर जो यूज़ होती है चिली सॉस और टमाटो सॉस, इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रायबरेली में कुकुरमुत्तों की तरह फैली हैं। लेकिन इन पर अधिकारी क्यों रहम दिल हैं, ये चर्चा का विषय ज़रूर है। रायबरेली के कई स्थानों पर, चाहे वो जगदीशपुरम हो, चाहे प्रगतिपुरम हो और चाहे वो और काशीराम कॉलोनी हो, वहाँ पर लगातार ये फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से केमिकल से टमाटो सॉस और चिली सॉस और कहीं ना कहीं से जो केमिकल के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ जरूर कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी इस पर कितना गंभीर होते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी रॉन्ग साइड से आए और बाइक सवार को टक्कर मार दी, गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को वहीं छोड़कर शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी फरार हो गए। अब मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया और जो घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बवाल व हंगामे की सूचना मिलते ही एसीपी अनवरगंज श्रुति सिंह भारी फोर्स के मौके पहुंचे, उत्तेजित लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन आपको बताते चले, अभी तक फरार दोनों पुलिसकर्मी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कार्रवाई कब करेंगे एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि इलाकाई लोगों को साफ तौर पर कहना कि शराब के नशे में धुत सभी पुलिसकर्मी रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर के आए और बाइक में टक्कर मार। जब इलाकाई लोगों ने इलाज करने की बात कही तो वो सभी मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा वह पुलिस के आला अधिकारियों से। जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत आज सुबह एक हिंदू व्यक्ति की मुस्लिम चालक ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि कल राजेश धर दुबे अपने भतीजे प्रमोद दुबे के शादी में गए हुए थे, जो कि आज सुबह बोलेरो से लौट रहे थे। बोलेरो में चालक जो था वो अमजद खान था, जिसमें दोनों के बीच में कहा सुनी हुई योगी और मोदी को लेकर खूब जंग छिड़ गई। बहस इतना ज़्यादा हुआ कि अमजद खान आग बबूला हो गया और जैसे ही पंचायत भवन दमवान
महोखरा पहुंचता है, ऐसे ही राजेश धर दुबे को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। राजेश धर दुबे नीचे गिरते ही गाड़ी में फंस जाते हैं और करीब अमजद खान 100 मीटर तक घसीटते हुए लेकर जाता है, जिससे कि राजेश धर दुबे की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो जाती है। सूचना जैसे ही परिजनों को मिलता है, परिजन जाकर के राजेश धर दुबे के शव को बीच सड़क पर रख करके चक्का जाम कर देते हैं। मिर्जापुर जनपद के